जी प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। बच्चों, आज से पहले मैं कॉलेजिएट के कम्प्रीहेंसिव एग्जाम के पेपर का सलूशन दे चुका हूँ। ठीक है। डीजे कॉलेज के पेपर का सलूशन दे चुका हूँ। और इसी तरह एक आध और एक दो और कॉलेज थे। हाँ, फॉरमैन कॉलेज के पेपर का, सबसे इम्पोर्टेंट फॉरमैन कॉलेज के पेपर का सलूशन दे चुका हूँ। आज बच्चों मैं आपसे बात करूंगा, और ये तमाम लेक्चर्स रिकॉर्डेड यूट्यूब पर मौजूद हैं। आप में से जो बच्चा जिसने नहीं देखे, आप जब चाहें जब दिल करे देख सकते हैं। आज मैं आपसे कोशिश करूंगा कि अगले पेपर पर बात करूं। और बच्चों, हमारा अगला पेपर है पीसी का, प्रैक्टिकल सेंटर का। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि ये गेस्ट पेपर नहीं है, ये प्रैक्टिस शीट है और बहुत अच्छी है। आप अगर इसकी तैयारी कर लें तो बहुत कुछ इसमें से आराम से आपको मिल सकता है। ठीक है। आइए बात का आगाज करते हैं। बच्चों, डेफिनेटली हमेशा अपनी बात की शुरुआत यहां से करता हूं मैं। तो एमसीक्यूज नंबर 1। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 8 ग्राम ऑक्सीजन गैस। बच्चों, बात अगर ऑक्सीजन गैस की होती है तो O2, क्योंकि गैस O2 होती है। O2 का मॉलिक्यूलर मास 32 ग्राम, और 32 ग्राम O2 का मतलब 1 मोल, और 1 मोल का वॉल्यूम 22.41 डेसीमीटर क्यूब। ये तमाम यूनिवर्सल ट्रुथ हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अब आप फैसला करें कि अगर ऑक्सीजन गैस 16 ग्राम हो तो बच्चों हाफ मोल का मतलब वॉल्यूम भी हाफ, 11.205 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है। अगर ऑक्सीजन गैस 8 ग्राम हो तो मतलब क्वार्टर मोल। बच्चों, क्वार्टर मोल का मतलब आंसर 5.6 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है। तो आपको जो आंसर दिया हुआ है ये वाला आंसर करेक्ट है। जी बच्चों, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन 35.5। व्हाट इज द मास ऑफ 2 मोल क्लोरीन? क्लोरीन, अच्छा, फिर मैं आपसे कहूंगा क्लोरीन गैस की बात हो रही है। फिर मैं आपसे कहूंगा क्लोरीन गैस की बात हो रही है। और क्लोरीन गैस का मतलब Cl नहीं होता। बच्चों, क्लोरीन गैस का मतलब होता है Cl2। ठीक है। तो क्लोरीन Cl2 मतलब 71 ग्राम, और 71 ग्राम का मतलब 1 मोल। ठीक है। और अगर और अगर क्लोरीन हमारे पास बच्चों 142 ग्राम हो तो मतलब 2 मोल। सीधी सीधी बात है। 1 मोल का मतलब 71 ग्राम, 2 मोल का मतलब 142 ग्राम। ठीक है। तो अब आप खुद फैसला कर लीजिए। आंसर 142। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन 3D शेल। बच्चों, 1 2 3। फर्स्ट शेल में सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है S, जबकि सेकंड शेल में S, Px, Py, Pz। कितने हो गए? 4।
थर्ड शेल में एक होता है एस, तीन होते हैं पी, पांच होते हैं डी। तो ये कितने हो गए बेटा? ये बन गए 9, 9। चलें ऑप्शन देख लीजिए। थ्री डी शेल में, थ्री डी थर्ड शेल, सॉरी थ्री डी गलत बोल गया, थर्ड शेल में ऑर्बिटल की तादाद 9 होती है। ठीक है। और बात अगर की जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर, कौन सा पेयर आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर नहीं है? तो बच्चों, बेरिलियम प्लस 2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, और मैग्नीशियम प्लस 2 का मतलब 10 इलेक्ट्रॉन। ये वाला पेयर आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर नहीं है। जबकि नाइट्रोजन -3 का मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन -2 का मतलब 10 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन -3 का मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन -1 का मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, सोडियम +1 का मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, एल्युमिनियम +3 का मतलब 10 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों, अब आप खुद ही फैसला कर लें कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर है, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर है, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर है, और ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर नहीं है। तो बताओ बेटा, आप इसको टिक करेंगे कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर नहीं है। ठीक है। चलें अगली बात। ज्योमेट्री ऑफ AB3 मॉलिक्यूल, AB3 का मतलब NH3, AB3 का मतलब BF3। इस किस्म के जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, उनकी बात हो रही है। विच कंटेन वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जिसमें एक लोन पेयर हो, और अमोनिया में एक लोन पेयर होता है। ठीक है। आपसे कह रहे हैं कि ट्राइगोनल, एंगुलर, लीनियर, ट्राइगोनल, पायरामाइडल अमोनिया मॉलिक्यूल बच्चों ऐसा होता है। ये देखिए, लोन पेयर, और ये बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। ठीक है। इस शक्ल को कहते हैं ट्राइगोनल पायरामाइडल। आंसर आ गया। ठीक हो गया। चलें अगली बात करते हैं। जी, दिस वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज डाइपोल मूवमेंट, किसकी डाइपोल मूवमेंट होगी? बच्चों, गैसेस की डाइपोल मूवमेंट नहीं होती। तो कार्बन डाइऑक्साइड की डाइपोल मूवमेंट नहीं होगी, सल्फर डाइऑक्साइड की नहीं होगी, कार्बन टेट्राक्लोराइड की नहीं होगी, कार्बन डाई सल्फाइड की डाइपोल मूवमेंट होगी, क्योंकि कार्बन डाई सल्फाइड एंगुलर होता है, एंगुलर। ठीक है। तो क्रॉस तो लगाना नहीं है, टिक करना है। तो कार्बन डाई सल्फाइड की डाइपोल मूवमेंट होगी। अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप्ड बिटवीन एन इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड एन इंड्यूस्ड डाइपोल। जी बेटा, तो आपके पास ये चार ऑप्शन है, और इन चार ऑप्शन को सूट ये कर रहा है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। ठीक है। ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, बच्चों चार गैसेस दी हुई है। अगर आपको ऑर्डर निकालना है
तो आप इनके मॉलिक्यूलर मास निकालिए। अमोनिया का 17, सल्फर डाइऑक्साइड 64, क्लोरीन 71, कार्बन डाइऑक्साइड 44। अब आप बताइए सबसे कम किसका है? अमोनिया का। उससे ज्यादा किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का। उससे ज्यादा मॉलिक्यूलर मास सल्फर डाइऑक्साइड का। सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर मास क्लोरीन का। तो ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन बच्चों, सबसे ज्यादा अमोनिया का होगा, उससे कम कार्बन डाइऑक्साइड का होगा, उससे कम सल्फर डाइऑक्साइड का होगा, और सबसे कम क्लोरीन का होगा। या फिर आप इसको ऐसे लिखते हैं, क्लोरीन का सबसे कम, सल्फर डाइऑक्साइड का उससे ज्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड का रेट ऑफ डिफ्यूजन उससे भी ज्यादा, अमोनिया का सबसे ज्यादा। तो ये और ये ऑर्डर एक ही है। तो मॉलिक्यूलर मास से पता चला। जी बेटा, अब आप फैसला कीजिए कौन सा रेट ऑफ डिफ्यूजन बच्चों, कौन सा रेट ऑफ डिफ्यूजन करेक्ट है? ये वाला ऑर्डर, ये वाला करेक्ट है। तो गैसेस अगर बदल भी जाएं तो ऐसे निकालते हैं। इफ केल्विन टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इंक्रीज टू डबल द वॉल्यूम ऑफ गैस। बच्चों, आपको ये बात मालूम है और चार्ल्स लॉ के थ्रू मालूम है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केल्विन टेम्परेचर। तो केल्विन टेम्परेचर को डबल करेंगे तो वॉल्यूम डबल हो जाएगा। तो आंसर डबल। टू सॉलिड हैविंग सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, दो सॉलिड अगर ऐसे हो जिनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम हो, ओके, तो ऐसे कंपाउंड को कहते हैं आइसोमॉर्फस। केसी एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन है, इसकी केसी एक्सप्रेशन जी बेटा क्या होगी? एक्टिव मास ऑफ सी की पावर 2 अपॉन एक्टिव मास ऑफ ए की पावर 2 इंटू बी। केसी एक्सप्रेशन बच्चों ये होगी। अब आप देखिए, इनमें ये प्लस बीच में गलत हो गया है, ये मल्टीप्लाई का निशान है। तो करेक्ट ऑप्शन ये वाला, के सी, के सी, के सी, के सी। ठीक हो गया। चलें, अब जल्दी से अगली बात कीजिए बच्चों। इन दिस रिएक्शन अमोनिया एक्ट, इस रिएक्शन में अगर आप गौर करें, पहले मैं इक्वेशन को करेक्ट कर दूं बच्चों। NH3 प्लस H2O और डबल एरो के बाद NH4 पॉजिटिव और OH, यहाँ पर 4 है और OH माइनस। बच्चों, अमोनिया ने अमोनिया ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया और बन गया अमोनियम। तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने वाला बेस, प्रोटॉन देने वाला एसिड। तो आपसे पूछ रहे हैं इस रिएक्शन में अमोनिया क्या है? इस रिएक्शन में अमोनिया बेस है, बेस। ठीक है, ऐसे करके आप इसकी तैयारी करेंगे। और नेक्स्ट बच्चों, A2A एरो प्रोडक्ट, इफ कंसंट्रेशन ऑफ A इज इंक्रीज 2 टाइम। आप अगर रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन ये है 2A और प्रोडक्ट।
आप अगर इसकी रेट इक्वेशन बनाएंगे तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 2। आपसे कह रहे हैं अगर A की कंसंट्रेशन को डबल करें। मैंने आपको ये बात बताई थी कि जिसकी कंसंट्रेशन पर पावर हो 2, अगर उसकी कंसंट्रेशन को डबल कर दें तो रेट विल इंक्रीज बाय 4 टाइम। तो ए की कंसंट्रेशन को अगर डबल करेंगे तो रेट विल इंक्रीज बाय 4 टाइम। तो आंसर करेक्ट ये होगा। ठीक है। और बच्चों, इन दिस वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज +2। बच्चों, पोटाशियम सुपर ऑक्साइड में पोटाशियम +1, 2 ऑक्सीजन -1, 1 ऑक्सीजन -12। मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम +2, ऑक्सीजन -2। और O2 में ऑक्सीजन 0, OF2, फ्लोरीन -1 -2, और ऑक्सीजन हो गया +2। ठीक है। तो ये वो मॉलिक्यूल है जिसमें ऑक्सीजन +2 है। दिस ऑफ द फॉलोइंग एंडोथर्मिक। बच्चों, ऑक्सीडेशन ऑफ कोल, न्यूट्रलाइजेशन, डीकॉम्पोजिशन, कंबशन। बच्चों, ऑक्सीडेशन ऑफ कोल, कोल की ऑक्सीडेशन करते हैं। कैसे करते हैं? जलाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, एनर्जी रिलीज होती है। इसका मतलब ये हुआ एक्सोथर्मिक है ये। न्यूट्रलाइजेशन हमेशा एक्सोथर्मिक होता है, कंबशन हमेशा एक्सोथर्मिक होता है, डीकॉम्पोजिशन एंडोथर्मिक होता है। ठीक है। concentration of solution of KOH is used, concentrated solution of KOH is used as electrolyte in। बच्चों, KOH इस्तेमाल करते हैं इन फ्यूल सेल। colloidal solution have the ability to scatter light। colloidal solution में लाइट को स्कैटर्ड करने की एबिलिटी होती है। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज टाइंडल इफेक्ट। ठीक है बेटा। बीसी के पेपर के ये गुड्डे 17 MCQs कंप्लीट हुए। चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। डिफाइन। बच्चों, मोल, परसेंटेज यील्ड, कॉमन आइन इफेक्ट, हाइड्रोलिसिस, बॉन्ड एनर्जी, एब्सोल्यूट जीरो, सिग्निफिकेंट फिगर, ऑक्सीडेशन नंबर, इनको याद करना आपका काम है। ठीक है। इनमें से बस ये हमारे कोर्स में नहीं है अब, तो इसको छोड़ा जा सकता है। जी बेटा, डिफाइन रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन करना है। मेक द लिस्ट ऑफ फैक्टर विच इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन पर इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स की लिस्ट बनानी है। और डिस्कस एनी टू, दो डिस्कस करना है। ये आपका काम है। ठीक है। और बच्चों, आप अगर गौर करें तो आप कुछ 4 इक्वेशन गिवन है, 1, 2, 3, 4। ठीक है। चलें, मैंने आपको जो मेथड बताया था आपने उसी को फॉलो करना है। बताओ बच्चों, सबसे पहले इक्वेशन 1 के रिएक्टेंट देखेंगे। इक्वेशन 1 का एक रिएक्टेंट तो ये रहा और दूसरा ये रहा। अच्छा, ऑक्सीजन तो मौजूद है, इक्वेशन 2 में भी है, इक्वेशन 3 में भी है, मगर ये जो C2H2 है ये रिएक्टेंट साइड पर नहीं है।
ये प्रोडक्ट साइड पर है। और मैं आपसे ये बात कह चुका हूं कि अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड पर हो तो समझ जाया करें कि इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये वाली इक्वेशन सब्ट्रैक्ट होगी। अब तय ये करना है कि किसमें से होगी, है ना बेटा। दोनों रिएक्टेंट रिएक्टेंट साइड पर नहीं है, मगर दोनों प्रोडक्ट प्रोडक्ट साइड पर हैं। ठीक है, ये देखिए, प्रोडक्ट ये दोनों हैं और प्रोडक्ट साइड पर प्रोडक्ट मौजूद हैं। इसका मतलब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना है मोल सेम करने के बाद। तो बताइए बेटा, क्या करेंगे आप? मोल सेम करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2 एंड ऐड इट विद इक्वेशन 3, वी गेट। जी बेटा, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये बन गया 2C+2O2 और ये बन गया 2CO2। और इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन, इसकी बेटा हीट ऑफ फॉर्मेशन आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। आई थिंक 572 किलो जूल पर मोल। मैं चेक कर लेता हूं। तो 286 मल्टीप्लाई बाय 2, 572। और बच्चों, इक्वेशन 3 implies that H2 प्लस हाफ O2 और ये बन गया H2O। सॉरी, ये गलती हो गई। एनर्जी 394 है, तो 394 का मतलब 788, 788। और इसकी -286 किलो जूल पर मोल। अब बेटा दोनों को ऐड कर देंगे, करवा दीजिए। ऐड करने से हमें एक नई इक्वेशन मिलेगी, इक्वेशन 5। 2C प्लस H2 और बेटा 2 प्लस 1/2, इनको जमा कर लें तो ये बन जाएगा बच्चों, एलसीएम ले लेंगे, ये बन जाएगा जी 5/2। तो ये बन गया 5/2O2, 2CO2 प्लस H2O। और इसकी एनर्जी, दोनों को जमा कर लें। जब दोनों को जमा करेंगे 788 और 286, तो बच्चों ये बन जाएगी -1074 किलो जूल पर मोल। ठीक हो गया, इक्वेशन 5। अब क्या करना है? बची हुई इक्वेशन कौन सी है? 4। बची हुई इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो बच्चों, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 5। तो बच्चों, इक्वेशन 5, 2C प्लस H2 प्लस 5/2O2 और 2CO2
और H2O और डेल्टा H -1074 किलो जूल पर मोल। और बच्चों इक्वेशन 4, 2C प्लस H2 और C2H2 और इसका डेल्टा H -226 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब आप फैसला कर लीजिए बच्चों। जी बता दें। ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये माइनस प्लस। अब इनको प्लस, प्लस का 2C माइनस का 2C कैंसिल, प्लस का H2 माइनस का H2 कैंसिल। बच्चों माइनस के C2H2 को इधर ले आइए, ये बन गया C2H2 प्लस 5/2O2 और बच्चों 2CO2 और H2O और डेल्टा HF। जी बेटा, तो क्या करना होगा? 1074 और 226। बच्चों सॉल्व कर लिया जब, तो आंसर आया -848 किलो जूल पर मोल। अब आप चाहें तो इक्वेशन 1 को देख लीजिए। इक्वेशन 1 बेटा यही है, और हीट ऑफ फॉर्मेशन मालूम करनी थी, मालूम कर चुके हैं। ठीक है। अच्छा, स्टेट क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट हुन्स रूल एंड N+L रूल। तो क्या करना है आपको? हुन्स रूल स्टेट करना है, N+L रूल स्टेट करना है। स्टेट मतलब स्टेटमेंट। Which rule or principle is violated in the following electronic configuration? बच्चों नंबर 1, 1s2 2s3। आप मुझे बताइए कितने इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन है? 5। 5 इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन ये नहीं होती। 5 इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p1। ठीक है बेटा, तो अब आप मुझे बताइए कि कौन से रूल की खिलाफ वर्जी है? एस ऑर्बिटल में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, और दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हैं तो इसका मतलब ऐसे हेडिंग बनाएंगे और कहेंगे इन दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाउलीज रूल, पाउलीज रूल इज वायोलेटेड, पाउलीज रूल वायोलेटेड। ठीक है, अब इसके बाद अगली हेडिंग बनाएंगे आप। अगली हेडिंग में, अगली हेडिंग बनाएंगे 1s2 और 2p6 3s2। ये बच्चों ये कितने इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन है? 10, 10। 10 इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p6। और इसमें क्या किया भाई? 2p 1s2 2s2 2p6। इसका मतलब ये हुआ कि
ऑफबॉ प्रिंसिपल की वायोलेशन है। 1s के बाद 2s में इलेक्ट्रॉन जाता है, 2s के बाद 2p में जाता है, और 2p के बाद 3s। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? इन दिस इलेक्ट्रॉनिक इन दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जी बच्चों, ऑफ बाउ प्रिंसिपल इज वायोलेटेड। और बच्चों इसके बाद नंबर 3, 1s2, 2s2, 1s2, 2s2 के बाद 3s2, 3p6। बच्चों 1s2, 2s2 के बाद आता है 2p। तो करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन ये बनेगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। तो बीच में से एक ऑर्बिटल गायब किया हुआ है, तो क्या बोलेंगे? इन दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इन दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बाउ रूल, in this electronic configuration of Bow principle is violated। ओके बेटा। नंबर 4, 1s2, 2s2 और 2px2। बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन है ये। 1s2, 2s, 1s2, 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1, ये होनी चाहिए। ठीक है। और px जब भी आता है जब हुंस रूल कर रहे हो, तो आप क्या बोलेंगे? इन दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बच्चों हुंस रूल इज वायोलेटेड। ठीक हो गया ऐसे करके। अच्छा एक बात मैं आपको और बता दूं, आ, थोड़ी मजीद अक्लमंदी करना चाहें तो जरूर कर लीजिएगा। बच्चों इस पूरे टॉपिक पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसके थंबनेल पर हेडिंग भी बनी हुई है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रूल वायलेशन। ठीक है, आप अगर आपके लिए पॉसिबल हो, टाइम मैनेज हो जाए, तो आप वो वीडियो जरूर निकाल के देख लीजिएगा। ठीक है, आपको बहुत सपोर्ट मिल जाएगी। चलें अगली बात करते हैं। बच्चों अगली बात पर जाने के लिए आ, अगली बात करते हैं। और जी, अच्छा इसी सवाल का और डिफाइन सॉल्यूशन सस्पेंशन एंड कोलाइड, राइट 4 प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड, ये काम आपका है। डिफरेंशिएट करना है आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, ऑर्बिट, ऑर्बिटल, मोलैरिटी, मोलैलिटी, पॉजिटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी एंड कोलिजन थ्योरी, ये काम आपके हैं। इन्हें आपने अब तक तो याद कर भी लिया होगा। कैलकुलेट मोलैलिटी एंड लोअरिंग, कैलकुलेट मोलैलिटी एंड लोअरिंग इन
वेपर्स प्रेशर। बच्चों, आपको मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ 15% W/W यूरिया, 15% W/W यूरिया सोल्यूशन। बच्चों, अ, आइए इसका सोल्यूशन का आगाज करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि 15% W/W का मतलब 15 ग्राम यूरिया और 85 ग्राम वाटर। ठीक है, तो आप सबसे पहले ये बताइए कि आप इसका डेटा बनाने से पहले, बच्चों, डेटा बनाएंगे और मालूम करेंगे यूरिया यूरिया के मोल। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ, बल्कि आप चाहें तो ये कर लें कि डेटा बनाने कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया सॉल्यूशन, यूरिया सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 15% W/W। ठीक है, टेम्परेचर 20 डिग्री, और इसको जरूरत पड़ेगी तो केल्विन कर लेंगे, जबकि प्रेशर दिया हुआ है 17.5 टॉर। ठीक है बेटा। अच्छा, आपको मालूम करना है मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन और लोअरिंग इन वेपर्स प्रेशर, ये मालूम कर। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 15% W/W यूरिया सॉल्यूशन मीन 15 ग्राम यूरिया एंड 85 ग्राम वाटर। ठीक है। अच्छा, नाउ मोलैलिटी इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास इनटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। जी बेटा, आपको मोलैलिटी मालूम करनी है, मास कितना है 15, और बच्चों यूरिया का फार्मूला दिया हुआ है, और फार्मूला देने का कोई मकसद तो होगा, है ना। फार्मूला देने का मकसद ये है कि आप मोलर मास निकाल लें। कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, नाइट्रोजन 2 है तो 28, हाइड्रोजन 4, ये बन गया 60। तो मोलर मास 60, 1000 अपॉन मास ऑफ, बच्चों मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 85। अब आपको करना ये है, सॉल्व करना है। जब आप
सॉल्व करोगे 15/60। बच्चों ये आ गया 0.25 इंटू 1000/85। ये आ गया 11.76। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो दोनों को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो बच्चों मोलैलिटी आ गई। मोलैलिटी मोलैलिटी आ गई 2.941 m। ये बात तो हो गई खत्म। यूरिया सॉल्यूशन की मोलैलिटी पता चल गई। ठीक है बेटा। और अब आपने लोअरिंग इन वेपर्स प्रेशर मालूम करना है। तो टू फाइंड आउट द lowering in vapors pressure। जी बेटा, डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट x2। ठीक है। अच्छा, अब आप बताइए क्या करेंगे। लोअरिंग मालूम करनी है। पी नॉट आपको गिवन है। पी नॉट बेटा आपको गिवन है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 17.5 और सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कैसे मालूम करेंगे। सॉल्यूट के मोल अपॉन टोटल मोल। तो सॉल्यूट के मोल अपॉन टोटल मोल। तो टोटल मोल आपको टोटल मोल आपको मालूम करने पड़ेंगे। ऐसा करें, पहले मोल फ्रैक्शन मालूम कर लें। पहले बेटा मोल फ्रैक्शन निकाल लें। ठीक है। तो टू फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन। जी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट के मोल अपॉन टोटल मोल। सॉल्यूट के मोल अपॉन टोटल मोल। अब आप मुझे बताइए, सॉल्यूट कितना है 15। तो सॉल्यूट के मोल कैसे निकलेंगे। 15 अपॉन 60। मास अपॉन मोलर मास। अपॉन में आ जाइए। अपॉन में आ जाओ बेटा। सॉल्वेंट कितना है 85 अपॉन 18 प्लस 15/60। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं। तो 15/60 का मतलब 0.25 अपॉन, बच्चों, अपॉन जी 85/18। ये बन गया 4.72 इंटू 15 अपॉन, बच्चों, 15/60। ये बन गया 0.25। ठीक है। सॉल्व कर लीजिए। 0.25 अपॉन, जी, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया
तो 1.18 सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन आ गया 0.25 अपॉन 1.111 पॉइंट 1.18। बच्चों सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन आ गया 0.211। ठीक है। और इसके बाद नाउ बच्चों इसके बाद नाउ डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट x2। डेल्टा पी, पी नॉट 17.5 और x2 0.211। ठीक है। तो क्या किया आपने? 17.5 मल्टीप्लाई बाय 0.211। बच्चों डेल्टा पी इज इक्वल टू 3.6925 टॉर। मतलब वेपर प्रेशर में कमी ये होगी। ऐसे करके बेटा आप इसको सॉल्व कीजिएगा। और ऐसे मजीद सवाल देखने के लिए मैंने पूरे लेक्चर, पूरे चैप्टर को, ये पूरे चैप्टर का एक एक टॉपिक रिकॉर्ड करके अपलोड किया है। आपके पास अगर टाइम हो तो आप जरूर निकालिएगा और उसको देखिएगा। ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगली बात, 40 ग्राम एल्युमिनियम रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ H2 एट STP। अच्छा, मास ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट प्रोड्यूस। बच्चों किस टॉपिक का ये सवाल है आप समझ गए होंगे, स्टोशियोमेट्री। सबसे पहला काम ये करना है, इक्वेशन लिखनी है। सबसे पहला काम इक्वेशन लिखनी है। और ये लीजिए इक्वेशन लिख दी। ठीक है बेटा। अच्छा, एल्युमिनियम का मास गिवन है तो एल्युमिनियम के नीचे एल्युमिनियम का मोलर मास लिखेंगे 54 ग्राम। सल्फ्यूरिक एसिड का कुछ गिवन नहीं है तो डैश डाल दीजिए। एल्युमिनियम सल्फेट का मोलर मास लिखेंगे, एल्युमिनियम 2 है तो 54, सल्फर 3 है। बच्चों सल्फर 3 है तो 32 3 जा 96, ऑक्सीजन 3 4 जा 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 16 192। इन तीनों को जमा कर लीजिए। 192 प्लस 96 प्लस 54। बच्चों ये बन गया 342 ग्राम। एल्युमिनियम सल्फेट का मास क्यों लिखा है? क्योंकि इसका मास पूछ रहे हैं। और बच्चों और बच्चों हाइड्रोजन का वॉल्यूम निकालने को कह रहे हैं। तो हाइड्रोजन के कितने मोल हैं? 3। और 3 मोल का वॉल्यूम 67.23 डेसीमीटर क्यूब। 1 मोल का 22.41, 2 मोल का 44.82 और 3 मोल का 67.23। अब क्या करोगे बेटा?
अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन जी 54 ग्राम एल्युमिनियम प्रोड्यूस 342 ग्राम Al2SO4 taking thrice. 1 ग्राम एल्युमिनियम प्रोड्यूस 1 ग्राम एल्युमिनियम प्रोड्यूस 342 अपॉन 54 ग्राम एल्युमिनियम सल्फेट। और बच्चों देयरफॉर एल्युमिनियम कितना है 40, तो 40 ग्राम एल्युमिनियम प्रोड्यूस 342 अपॉन 54 इंटू 40 ग्राम Al2SO4 टेकिंग थ्राइस। ठीक है, अब आप बेटा इसको सॉल्व कर लीजिए। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 342 डिवाइडेड बाय 54 मल्टीप्लाइड बाय 40, बच्चों आंसर आ गया क्या 253.33 ग्राम Al2SO4 टेकिंग थ्राइस। तो एल्युमिनियम सल्फेट का मास पता चल गया। सही है। अब बेटा टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ H2 का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, 54 ग्राम एल्युमिनियम प्रोड्यूस 67.23 डेसीमीटर क्यूब H2। 1 ग्राम एल्युमिनियम प्रोड्यूस 67.23 अपॉन 54 डेसीमीटर क्यूब H2। देयरफॉर 40 ग्राम एल्युमिनियम प्रोड्यूस 67.23 अपॉन 54 इंटू 40। बच्चों जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 67.23 अपॉन 54 और मल्टीप्लाई बाय 40, तो बच्चों आंसर आएगा 49.8 डेसीमीटर क्यूब। H2 का वॉल्यूम इतना प्रोड्यूस हो। ठीक है बच्चों, इस सवाल को ऐसे करके प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। स्टेट एंड एक्सप्लेन हेसिस लॉ, ये काम आपका है। डिफाइन विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन, ये काम बच्चों आपका है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस टेक 10 सेकेंड टू इफ्यूज फ्रॉम अ पोर्स कंटेनर ऑफ 18 सेंटीमीटर क्यूब। आप अगर गौर करें तो आपको हाइड्रोजन गैस का टाइम ऑफ इफ्यूजन गिवन है 10 सेकेंड। हाइड्रोजन का वॉल्यूम भी गिवन है
बच्चों वॉल्यूम भी गिवन है, 1800 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बेटा। अंडर कंटेनर ऑफ 0.3 डेसीमीटर क्यूब अंडर सिमिलर कंडीशन। मतलब बच्चों इस सवाल में आ, कुछ कमी है, वो कमी मैं पूरी कर देता हूँ। और कमी यह है कि आपको आपसे कमी बेटा मैं पूरी कर रहा हूँ, इस लाइन को सही कर देता हूँ। कैलकुलेट द टाइम, कैलकुलेट द टाइम टू कैलकुलेट द टाइम टू इफ्यूज O2 gas from 0.3 डेसीमीटर क्यूब कंटेनर, डेसीमीटर क्यूब कंटेनर। तो आप मुझे बताइए, ऑक्सीजन का वॉल्यूम आपको गिवन है। बच्चों ऑक्सीजन का वॉल्यूम गिवन है 0.3 डेसीमीटर क्यूब, मल्टीप्लाई बाय 1000, ये बन गया 300 सेंटीमीटर क्यूब। और इफ्यूज होने का टाइम मालूम करना है। बताओ बेटा क्या करोगे। RH2/RO2 इज इक्वल टू √MO2/√MH2। बच्चों आर को ब्रेक कर देंगे, आर को जब ब्रेक करेंगे तो VH, आर को ब्रेक करेंगे VH2/TH2, नीचे वाला आर भी VO2/TO2 इज इक्वल टू √MO2/√MH2। जी बेटा रेसिप्रोकल कर दीजिए, VH2/TH2 ये ऊपर चला गया, तो TO2/VO2 इज इक्वल टू MO2/√MH2। ऑक्सीजन का टाइम ऑफ इफ्यूजन मालूम करना है। ऑक्सीजन का वॉल्यूम 300 और VH2, जी बेटा VH2 कितना है 1800 अपॉन हाइड्रोजन का टाइम 10 सेकेंड, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास 32, हाइड्रोजन का 2। ठीक है बेटा, और इसको सॉल्व कर लीजिएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो चलें ऐसे ही कर लें, पहले यहीं पर कर लीजिए। PO2 इंटू 1800 अपॉन 3000, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इज इक्वल टू बच्चों 32 का रूट निकाल लीजिए। जब आप 32 का रूट निकालेंगे
तो आंसर आएगा 5.65। और 2 का रूट जब निकालेंगे तो बच्चों 1.414 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। TO2 इज इक्वल टू 5.65 अपॉन 1.414 इंटू 3000 अपॉन 1800। बच्चों जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3000 इंटू 5.65 ऊपर आया 16 पॉइंट, सॉरी 16950 अपॉन 1.414 इंटू 1800। ये आया बच्चों 2545.2। जब आप दोनों को डिवाइड करोगे 16950 अपॉन 2545.2। बच्चों ऑक्सीजन को डिफ्यूज होने में जो टाइम लगेगा 6.65 लगेगा। ठीक है, हाइड्रोजन को टाइम 10 सेकेंड और ऑक्सीजन को इतने सेकंड लग रहे हैं। इस सवाल में बेटा कोई टेक्निकल मिस्टेक थी, मैंने खुद अपनी तरफ से इसको कंप्लीट करने की कोशिश की है। अगर आपको एक्चुअल पेपर मिल जाए तो आप उसको देखकर करेक्ट कर लीजिएगा। 1500 सेंटीमीटर क्यूब वेसल कंटेन नाइट्रोजन और अंडर 250 टॉर another 2 decimeter cube empty vessel। बच्चों इसमें भी कोई टेक्निकल मिस्टेक है, कोई लाइन में से। ओरिजिनल पेपर देखकर आप इसको देखिएगा। जी, डिफाइन सॉलेबिलिटी, सॉलेबिलिटी डिफाइन करनी है और आपको KSP गिवन है। बच्चों KSP गिवन है। KSP 2.75 इंटू 10⁻⁻12 M³ और सॉलेबिलिटी निकालनी है। मैं शॉर्ट शॉर्ट करके सॉल्व कर देता हूं। बच्चों सबसे पहले जिंक हाइड्रोक्साइड को आयोनाइज करेंगे तो जिंक+2 और OH-1 KSP ये बनेगा। इसका KSP बच्चों ये बनेगा। इसको कह दीजिए इक्वेशन 1। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के ये रहा। सैचुरेटेड सॉल्यूशन बच्चों ये है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग द सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2 क्या होगी? बच्चों सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग आपने आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग देखना है। जिंक कितना होगा? जितना जिंक हाइड्रोक्साइड है। OH कितना होगा? डबल होगा। तो क्या करेंगे? सपोज करेंगे। सपोज द solubility of zinc
हाइड्रो ऑक्साइड इज एक्स मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है। देयरफॉर concentration of Zn+2 will be X and OH-1 will be 2X। तो बताओ बेटा, क्या करोगे कि एस पी की जगह के एस पी की वैल्यू लिखेंगे। के एस पी इज इक्वल टू इक्वेशन 1 इस्तेमाल कर रहा हूं। के एस पी की जगह 2.75 इंटू 10⁻⁻12। जिंक की जगह एक्स और ओ एच की जगह बेटा 2x होल स्क्वायर। तो 2.75 इंटू 10⁻⁻12 ये बन गया 4x³ और x³ इज इक्वल टू 2.75 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन 4। अब क्या करोगे, टेकिंग क्यूब रूट। बच्चों इधर भी क्यूब रूट और 2.75 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन 4 क्यूब रूट। मेरा बेटा क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, इसका क्यूब रूट निकाल लीजिएगा, कैलकुलेटर से क्यूब रूट निकाल लीजिएगा और लिख दीजिएगा हेंस द solubility विल बी, जो भी आए वो लिख दीजिएगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ऐसे करके बेटा इसको सॉल्व कर लीजिएगा। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 11 आपने अब तक याद कर लिया होगा, ये भी आपने याद कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपके याद करने का है, कर चुके होंगे। और ये सब याद करने के क्वेश्चन है। मुझे नहीं पता आपकी तैयारी कैसी है, बहरहाल अच्छी होगी। डिफाइन स्टोशियोमेट्री, some amount of ammonia is confined in a vessel of 1 decimeter cube capacity at STP. Find mole। बच्चों आपने मोल मालूम करना है और वॉल्यूम गिवन है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल इंटू मोलर वॉल्यूम। ठीक है। और मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.41। बच्चों वॉल्यूम कितना है 1 अपॉन 22.41। आप अगर इसको सॉल्व कर लें बच्चों 1 अपॉन 22.41 तो 0.044 मोल, मोल आ गए एसटीपी पर। ठीक है। और अगर मास निकालना है तो बच्चों क्या करना होगा, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। तो देयर फोर बच्चों, देयर फोर मास इज इक्वल टू मोल इंटू मोलर मास। तो मास इज इक्वल टू मोल अभी अभी निकाले हैं और अमोनिया का मोलर मास 17। ऐसा करेंगे जब, तो जी बेटा मोल को मल्टीप्लाई कर दीजिए 17 से, तो मास आ गया 0.044
758 ग्राम। ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मोल इंटू एवोगैड्रोस नंबर। मोल कितने हैं? 0.044। 6.02 इंटू 10 पावर 23। बताओ बच्चों, क्या करोगे? 0.044 मल्टीप्लाई बाय 6.02 और इंटू 10 पावर 23। बच्चों, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.64 इंटू 10 टू दी पावर 22। कैलकुलेटर से चेक कर लीजिएगा बेटा, ये वाला आंसर कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो ऐसे करके आप इस सवाल को सॉल्व करेंगे। बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, एक्सप्लेन करना है इथेन का स्ट्रक्चर। डेफिनेटली अब तक आप इसको याद कर भी चुके होंगे। ठीक है, और ये बेटा पीसी के पेपर का सेक्शन बी था, और जल्द से जल्द इसकी तैयारी कर लीजिएगा, इसको रीड कर लीजिएगा, इसको सुन लीजिएगा, ताकि मैं सेक्शन सी इंशाल्लाह आपको भेजता हूँ। और इसके बाद आपको शायद पता होगा कि कौन से पेपर की बारी है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।